हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएसडी कोड बाई शकील सर में। दोस्तों, आज हम 1857 की क्रांति के बारे में हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से जितनी चीजें इंपॉर्टेंट है, चाहे आप यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से बात करें, आरएस, बीपीएससी, यूपीपीसीएस या एनी अदर वनडे एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से बात करें, वो सारी चीजें हम आज के इस वीडियो में कवर करेंगे, जहां से 1857 की क्रांति को लेकर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 1857। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और 1857 की क्रांति के इस टॉपिक को हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से हर एंगल से, हर डायमेंशन से कवर करने की कोशिश करते हैं। आप सभी को पता है 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, भारत आती है। पहले व्यापार के लिए आए थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कर्नाटक वॉर्स हुए, है ना, एंग्लो फ्रेंच वॉर हुए, मैसूर मराठा के साथ, अफगान के साथ, इतने सारे युद्ध हुए, क्योंकि उन्हें राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी उनकी, और उन्हें नजर आ रहा था कि भारतीय रियासतें, भारतीय शासन बहुत कमजोर हो चुका है। फिर हम देखते हैं 1757 में प्लासी होता है, 64 में बक्सर होता है। उसके बाद में बंगाल वाले रीजन पर पूरी तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व स्थापित हो गया था, आधिपत्य स्थापित हो गया था, और वहां से फिर वो एक्सपेंशन करने लगे। तो इसी दौरान 1757-64 के बाद में 1857 तक, लगभग इन 100 वर्षों के दौरान कंपनियों की बहुत सारी नीतियों से जो हमें परेशान करती थी, हम लोग बहुत क्रुद्ध धीरे धीरे हो रहे थे। वो एक सब्र का वो बढ़ता जाता है ना, लिमिट कम होती जाती है कि यार कितना परेशान करोगे। तो उसके बाद ब्रिटिश की बहुत सारी नीतियों जिन्होंने हमें परेशान किया, हमारी व्यवस्थाओं में जिन्होंने हस्तक्षेप किया, उनकी वजह से इवेंचुअली हम देखते हैं कि मंगल पांडे से बंगाल में 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की वजह से, वो जो मंगल पांडे ने शुरू किया था विद्रोह, वहां से शुरू होती है 1857 की क्रांति। और एक महासंग्राम जिसे विनायक दामोदर सावरकर ने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में कहा, तो उस पूरी घटना के बारे में हम जानेंगे। फिर हमने देखा कि 1857 की क्रांति के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन छीन लिया जाता है, और बाद में ब्रिटिश क्राउन का, डायरेक्ट ब्रिटिश सरकार का हमारे यहाँ पर शासन देखने को मिलता है। तो वो सारी बातें करने वाले हैं, एग्जाम पर्सपेक्टिव से सब कुछ जानेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले क्रांति के कारणों पे बात की जानी चाहिए। कौन कौन से कारण हैं? इन कारणों को हम आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण और सैनिक कारण में देख सकते हैं। लेकिन चूंकि देखिए नीचे लिखा हुआ है, ये 1857 की क्रांति कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि पिछले 100 वर्षों की शोषणकारी नीतियों का परिणाम था। तो ये जो कारण है, इन केस हमें आरएस में, यूपीपीसीएस में या यूपीएससी में अगर मेंस में लिखना पड़ा तो किस तरह लिखेंगे, तो सारी तैयारी आप लोगों के लिए है। हर एक कारण को अच्छे से देखने की कोशिश करेंगे। आर्थिक कारण में क्या था? आर्थिक कारण में किसानों का शोषण था और ऋण का उनका दुष्चक्र था। हमने देखा कि 1792-93 में कार्नवालिस आया, उसने स्थायी बंदोबस्त शुरू किया। फिर हमने महालवाड़ी देखा, हमने रैयतवाड़ी देखा। तो इनसे क्या हुआ? कठोर भू राजस्व नीतियां लेकर आई गई, है ना। महालवाड़ी और रैयतवाड़ी स्थायी बंदोबस्त में जमींदार शोषण कर रहे थे। तो ये सारी चीजें क्या हुई? किसानों पर कर का भार बहुत ज्यादा हो गया। कर का भार बहुत ज्यादा हुआ तो किसानों को ऋण लेना पड़ा, अपनी जमीनें गिरवी रखनी पड़ी। तो किसान इवेंचुअली क्या हुए? साहूकारों के ऋणों के जाल में फंस गए। अब ऋण जब वो नहीं चुका पा रहे तो उन्हें एक नया तरीका नजर आया, अंग्रेजों की एक और शोषणकारी नीति। अंग्रेजों ने कहा नकदी फसलों की खेती करो, उससे आपको क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। बहुत कम पैसा देते थे अंग्रेज। तो जब साहूकारों का ऋण नहीं चुका पा रहे तो किसानों को लगा कि यार व्यवसायिक वाणिज्यिक फसलों की खेती करते हैं। तो किसानों ने जब इनकी खेती करना शुरू की, इसे हम कहते हैं कृषि का व्यवसायीकरण हुआ। उसकी वजह से भारत में अनाज की कमी देखने को मिली, अकाल जैसी समस्याएं उत्पन्न हो गई, है ना। तो खाद्य संकट, अकाल, भुखमरी, कुपोषण, ये सब देखने को मिला। तो नई कर नीतियों ने किसानों को पहली बात तो भूमिहीन बना दिया। खाद्यान्न फसलों के स्थान पर आप नकदी फसलों को उपजाने लगे। इसके फलस्वरूप क्या हुआ? किसान वर्ग अंग्रेजों की नीतियों से गहरे रूप से नाराज था।
ठीक है, जो बाद में वर्दीधारी किसान के रूप में, वर्दीधारी किसान क्यों आगे हम पढ़ेंगे, इन्हीं किसानों के बच्चे ही तो अंग्रेजी सेना में थे। और जब उन्होंने देखा कि 1856 में अवध का विलय कर दिया गया कुशासन के नाम पर, तो इतने सारे सैनिक एकदम से बेरोजगार हो जाते हैं, तो उन्होंने फिर, वो एक तरह से वर्दीधारी सैनिक ही तो थे, उनको इन नीतियों की शोषणकारिता के बारे में पता तो था ही, है ना, तो उन्होंने फिर विद्रोह में बड़ा वो इम्पैक्ट डाला। ये सारी बातें थी। और क्या था आर्थिक कारण में, विऔद्योगीकरण हम देखते हैं। आपको पता है भारत से जो तैयार माल जाता था उस पर टैक्स बहुत ज्यादा लगाया जाता था, इसके बनिस्बत अंग्रेजों का जो माल भारत में आता था उस पर टैक्स कम लगाया जाता था। इससे क्या हुआ, भारत के उद्योगों को बड़े लेवल पर नुकसान हुआ। विऔद्योगीकरण, यहाँ के उद्योग बर्बाद होना शुरू हो गए, क्योंकि अंग्रेज पहली बात तो सारा का सारा कच्चा माल, मैक्सिमम कच्चा माल कम कीमतों पर इंग्लैंड ले जाते थे, तो हमारे उद्योगों को कच्चे माल की कमी हो गई। जो थोड़ा बहुत जो उनकी डिमांड थी, उनके लिए जो थोड़ी बहुत सप्लाई थी, तो उनके लिए कच्चे माल की रेट बढ़ गई, है ना, पैसा बढ़ गया। दूसरी बात, अंग्रेज अपना फिनिश्ड गुड्स, अपना तैयार माल कम कीमत पर यहाँ पर डंप कर देते थे, तो हमारा किसी तरह से कोई उद्योग करने वाला व्यक्ति अगर बड़ी हुई कीमतों पर कच्चा माल खरीद भी ले, कोई नया माल तैयार भी कर ले, तो अंग्रेजों के सस्ते माल यहां पर थे। इससे क्या हुआ, हमारे उद्योगों को बड़े लेवल पर नुकसान हुआ। इसे आप डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं, विऔद्योगीकरण कहते हैं। बात समझ में आ गई। भारत से निर्यात होने वाली वस्तुओं पर बहुत ज्यादा कर, इंग्लैंड से आयात कम कर लगाया जाता था, तो वो सस्ती रहती थी। तो हस्तशिल्प और घरेलू उद्योग नष्ट हुए, आत्मनिर्भर श्रमिक अब अंग्रेजों पर निर्भर हो गए। और जब उद्योगों का विनाश हुआ तो ये लोग वापस अपनी आजीविका के लिए कृषि की तरफ लौटे, तो कृषि पर भार और ज्यादा बढ़ गया, है ना। पहले ही आप अनाज नहीं कमा पा रहे हैं, आपके पास जमीनें नहीं है क्योंकि गिरवी रख दी गई है, आप ऋण के जाल में फंसे हुए हो, उद्योगों का विनाश हो रहा है, तो कृषि पर भार और ज्यादा बढ़ रहा है, कृषि की हालत और ज्यादा खराब हो रही है, ऋण की समस्या और ज्यादा बढ़ेगी, अकाल की समस्या और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो आदमी क्रुद्ध नहीं होगा, गुस्सा नहीं आएगा, यार आएगा ही। कार्ल मार्क्स ने क्या कहा अंग्रेजों के बारे में, कार्ल मार्क्स ने कहा था अंग्रेज एक घुसपैठिया था जिसने भारत के चरखे और करघे, हमारा जो सेल्फ रेजिलियंस वाला, सेल्फ रिलायंस वाला जो वो सिस्टम था, है ना, आत्मनिर्भरता वाला, उसको तोड़ कर रख दिया। ये कार्ल मार्क्स के शब्द है, ठीक है। फिर हमने देखा कि जमींदार के लिए भी बहुत ज्यादा सुकून नहीं था। जमींदार वैसे तो अंग्रेजों के सहायक वर्ग थे, लेकिन रिकार्डो का लगान सिद्धांत या लागत सिद्धांत आया था, उसमें कहा गया था कि यार जमींदार वर्ग का उत्पादन में कोई योगदान नहीं है, तो उन्हें कमजोर किया जाना चाहिए, है ना। तो यहां पर यह कोशिश की गई थी कि अंग्रेज डायरेक्ट किसानों से टैक्स ले, तो जमींदार वर्ग थोड़ा कमजोर हुआ। इसके एक तो क्या कहते हैं यार उसको, एक तो कड़वा ऊपर से नीम चढ़ा। ये कैसे, इनाम आयोग आया 1852 में। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है दोस्तों, ध्यान रखना, एक तो क्रोनोलॉजी ध्यान रखना। 1852 इनाम आयोग, इनाम आयोग डलहौजी के द्वारा नियुक्त किया गया था। उद्देश्य क्या था यार, इनाम भाई ये डिसाइड करो, ये चेक करो कि भारत में जो कर मुक्त जागीरें हैं वो कहां कहां पर है। ऐसी जागीरें फाइंड आउट करो जहां से हमें पैसा नहीं आ रहा है ना, जो जागीरदारों को इनाम के स्वरूप दी गई हो। तो क्या हुआ, हजारों एकड़ जमीनें जब्त की गई, जमींदारों के वर्ग में असंतोष उत्पन्न हुआ और उनके स्थान पर सूदखोर मजबूत हो गए। तो इनाम आयोग के बाद में जब जमींदारों की ऐसी जागीरें जिन पर टैक्स नहीं लगता था वो जब्त कर ली गई, तो उनमें भी रोष उत्पन्न हुआ, उनमें भी गुस्सा उत्पन्न हुआ। इन सबको आप आर्थिक कारण कह सकते हैं। राजनीतिक कारण क्या था, अगर आप देखें वेलेजली की सहायक संधि से, है ना, 1798-99 से वेलेजली ने सहायक संधियां करना शुरू की थी। हैदराबाद पहला राज्य था जिसने सहायक संधि की थी। उससे लेकर डलहौजी के डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जो गोद निषेध वाला वेबगत का सिद्धांत था, वहां तक जो भारतीय रियासतों को अपने अंदर शामिल कर लेना, उनका विलय कर लेना, वो भी रोष का एक बड़ा कारण बना था। पैतृक अधिकार समाप्त कर दिए गए, राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। तो जो राजनीतिक वर्ग था, जो राजा रजवाड़े थे, उनको क्या आया, फिर वो उनमें आक्रोश उत्पन्न हुआ, उनको गुस्सा आना शुरू हुआ इस बारे में, है ना। जब हम आर्थिक कारण देखते हैं तो आप देख रहे हैं
हैं किसान वर्ग में, जमींदार वर्ग में गुस्सा उत्पन्न हो रहा है। राजनीतिक कारण में आप देख रहे हैं रजवाड़ा लोगों में, जो राजे रजवाड़े थे, जो प्रिंस लोग थे, है ना, जो राजनीतिक क्षेत्र में अपना वर्चस्व रखते थे, उनमें भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। फिर राजनीतिक कारण में अगर आप देखें अवध का विलय 1801 में अवध के साथ सहायक संधि हुई थी। अवध एक ऐसा राज्य था जिसने शुरू से अंग्रेजों ने जैसा कहा वैसा किया, ठीक है। उसके बावजूद 1856 में जब अंग्रेजों को कोई रीजन नहीं मिला तो 1851 में स्लीमैन आयोग गठित किया गया। स्लीमैन ने कहा कि नहीं यार, अवध का विलय नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाना चाहिए। जब स्लीमैन ने मना कर दिया तो आउटरम को नियुक्त किया गया रेजिडेंट के रूप में, और आउटरम को कहा कि भाई ऐसा कोई रीजन फाइंड आउट करना है जिससे अवध का विलय हो जाए। तो आउटरम ने फिर गवर्नर जनरल के सपोर्ट में रिपोर्ट दी। आउटरम रिपोर्ट आई 1855 में, और कुशासन के आधार पर 1856 में अवध का विलय कर लिया गया। आपको ध्यान रखना है स्लीमैन रिपोर्ट 1851 में आई थी। इसका मतलब अगर स्लीमैन थोड़ा करप्ट होता ज्यादा, है ना, वैसे तो अंग्रेज सारे ही करप्ट थे, स्लीमैन थोड़ा करप्ट होता और उसको गवर्नर जनरल के अकॉर्डिंग वो काम करता तो शायद 1851-52 में अवध का विलय हो जाता। लेकिन याद रखिएगा, स्टेटमेंट बन सकता है स्लीमैन ने 1851 में अपनी जो रिपोर्ट दी उसमें अवध के विलय के लिए हामी नहीं भरी थी, एग्री नहीं हुआ था। उसने कहा था अवध का विलय नहीं किया जाना चाहिए। फिर आउटरम को नियुक्त किया गया, आउटरम रिपोर्ट आई और उसमें कहा गया कि कुशासन के आधार पर इसका विलय किया जाए, और विलय कर लिया गया, है ना। 1856 में नवाब वाजिद अली शाह थे, इनको कलकत्ता निर्वासित कर दिया गया। और डलहौजी ने कहा था कि यह एक ऐसी चेरी है, ऐसा फल है जो कभी ना कभी मेरे मुंह में गिरेगा ही, ठीक है। बंगाल सेना पर क्या प्रभाव पड़ा? अवध को बंगाल सेना की नर्सरी कहा जाता था। अवध का विलय जब हुआ तो ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में सैनिकों में गहरा रोष उत्पन्न हुआ, ठीक है। यहां पर सैनिकों में रोष उत्पन्न हो गया है। राजनीतिक कारण में भारतीय नेतृत्व का अपमान, नाना साहेब के बारे में देखो, ये सब कुछ मैंने यहाँ पर डिटेल में अच्छे से आपको दे रखा है। ये स्लाइड डेक, ये पीपीटी, ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी दोस्तों। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। इस सेशन को जब आप देख रहे हैं, सेशन खत्म होने के बाद आज शाम तक आपको इस पे ये पूरा स्लाइड डेक, ये पूरा पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। लिंक दिया हुआ है, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो नाना साहेब धोंदूपंत जिन्हें कहते हैं, 1852 में इन्हें उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया, इन्हें पुनः निर्वासित कर दिया था 8 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन पर। बहादुर शाह जफर को कहा कि आपकी मृत्यु के बाद में कोई बादशाह नहीं रहेगा, केवल प्रिंस रहेंगे, है ना। तो बादशाह की उपाधि ही समाप्त कर दी गई थी कि आप आखिरी मुगल बादशाह होंगे। बहादुर शाह जफर को कह दिया गया था उनके जीवित रहते हुए। लाल किले को खाली करवाकर महरौली गांव में उनको शिफ्ट कर दिया गया था। सिखों से बादशाह का जो चिन्ह होता था, जो निशान होता था, उसको हटा दिया गया था, ठीक है। दूसरा आप देखते हैं प्रशासनिक भेदभाव। भारतीयों को जो यूरोपीय ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में भर्ती किया जाता था, उनके लिए हाईएस्ट पद होता था सूबेदार का। इससे ज्यादा ऊंचा पद उनको दिया ही नहीं जा सकता, राइट। तो सैनिकों के साथ भेदभाव, उच्च पदों पर केवल अंग्रेज थे। कर्नाटक, तंजौर, सूरत और शासकों की उपाधियां छीन ली गई थी। तो एक तरह से सैनिक वर्ग में भी रोष उत्पन्न हुआ, राजा रजवाड़ों में भी रोष उत्पन्न हुआ, यह होना ही था, है ना। उधर किसान और जमींदारों का हम देख चुके हैं। फिर जब आप सामाजिक और धार्मिक कारण की बात करते हैं तो आपको पता है 1813 के चार्टर एक्ट के बाद ईसाइयों को, मिशनरियों को धर्म प्रचार की खुली छूट दे दी गई थी। उससे उन्होंने क्या किया, हमारे भारत में हिंदू मुस्लिम यद्यपि हमारे भारत में सभी का समागम था, लेकिन इस तरह से बहुत इंटेंसिटी के साथ, तीव्रता के साथ, सरकार के सहयोग के साथ प्रचार प्रसार, ये हमें अच्छा नहीं लगा, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी का अध्यक्ष था मेंगल्स। इसने क्या कहा था, ईश्वर ने हमें भारत का साम्राज्य ईसा मसीह की पताका फहराने के लिए दिया था, ठीक है। एडवर्ड ने कहा था हमारा मुख्य उद्देश्य ही भारत में क्या है, धर्म प्रचार करना। वीडी सावरकर ने लिखा है कि अंग्रेजों ने राम और अल्लाह को अपशब्द कहे। तो ये बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये कारण बहुत इंपॉर्टेंट है। ईसाई धर्म प्रचार आपको पता होना चाहिए। 1813 के चार्टर के बाद मिशनरियों को छूट दी गई। विद्यालयों में बाइबल पढ़ना अनिवार्य करा दिया गया,
है ना। इसी के परिणाम स्वरूप 1845 में तिरुनेलवेली मद्रास में हिंदू और ईसाई दंगे आपको देखने को मिले। और फिर और बड़ी दिक्कत 1850 में एक एक्ट लेकर आया गया, जाति या धर्म अक्षमता अधिनियम, डलहौजी के द्वारा। इसे कहा जाता है लेक्स लोकी एक्ट। लेक्स लोकी एक्ट, इस एक्ट में ये प्रावधान, ईसाई धर्म को प्रचारित प्रसारित करना था, तो इस एक्ट में यह प्रावधान किया गया है कि भैया जो व्यक्ति हिंदू या मुस्लिम धर्म छोड़ के ईसाई धर्म को अपनाता है, उनको उनकी जो पैतृक संपत्ति है उससे बहिष्कृत नहीं किया जा सकता। मतलब उनको सेव कर दिया गया कि आप ईसाई बन जाओ, आपकी संपत्ति को कुछ नहीं होने देंगे, आपको संपत्ति भी मिल जाएगी, है ना। तो भारतीय समाज ने इसका विरोध किया। फिर तो ये धर्म परिवर्तन विरोधी कानून के खिलाफ हमने विरोध किया। दूसरी तरफ सामाजिक सुधार थे दोस्तों। हालांकि हजारों सालों से भारतीय समाज में बहुत सारी सामाजिक कुरीतियों ने अपना स्थान ले लिया था, उत्पन्न हो गई थी, और अंग्रेजों ने भारतीयों की सहायता से राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, देवेंद्रनाथ टैगोर, है ना, इतने सारे लोग हैं, भारतीयों की सहायता से या उनकी मांग पर बहुत सारे सामाजिक सुधार किए, है ना। तो इन फैक्ट ये पॉजिटिव एस्पेक्ट था, लेकिन चूंकि भारतीयों को ये था कि यार आप होते कौन हो हमारे समाज में हस्तक्षेप करने वाले, तो उनका अनुचित हस्तक्षेप मानकर हमने इनको भी एक कारण माना, है ना। 1795 में कन्यावध पर रोक लगाई, सती प्रथा को निषेध किया गया 1829 में, 43 में दास प्रथा का अंत किया गया, 44 में नरबलि पर रोक लगाई गई, 56 में विधवा विवाह अधिनियम को रोका गया, है ना, विधवा विवाह पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया, ठीक है। हालांकि ये आधुनिक दृष्टिकोण से समाज सुधार थे, लेकिन तत्कालीन रूढ़िवाद समाज ने इसे धर्म और समाज में अनुचित हस्तक्षेप समझा, और समाज का एक बड़ा, फॉर एग्जाम्पल राधाकांत स्वामी ने विरोध किया था विधवा पुनर्विवाह का, सती प्रथा का, है ना। तो क्योंकि वो रूढ़िवादी समाज का नेतृत्व करते थे, तो उनको लगा कि यार आप हस्तक्षेप कर रहे हो हमारे समाज में। तो ये सारे रीजन थे। सैनिक कारण मैंने आपको बताया, वर्दीधारी किसान ही तो थे, भेदभाव होता था हमारे सैनिकों के साथ में, वेतन, पदोन्नति, खान पान, रहन सहन में भारी भेदभाव, यूरोपियों को अच्छा ट्रीटमेंट मिलता था, उसी जगह पर उसी सेना में होते हुए भारतीयों के साथ बहुत भेदभाव किया जाता था। संख्या में यूरोपीय सैनिकों से हम अधिक थे, लेकिन हम पर व्यय कम किया जाता था, राइट। नेपियर ने इन्हें भाड़े के सैनिक कहा था, चार्ल्स नेपियर हमारे सैनिकों को भाड़े के सैनिक कहता था। फिर इसके अलावा विवादास्पद अधिनियम लेकर आए गए, सामान्य सेवा प्रवर्तन अधिनियम 1856 में। इसमें हमारे हिंदू धर्म में यह मान्यता थी कि आप महासागर को क्रॉस करोगे, सागर को क्रॉस करोगे तो आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो सैनिक क्या करते थे, दूसरे देशों में जाने से मना करते थे सेना के लिए। अंग्रेज ये अधिनियम लेकर आए कि अब आप समुद्रों की यात्रा आपको करनी पड़ेगी, है ना। डाकघर अधिनियम लेकर आया गया 1854 में। पहले क्या होता था, जो सैनिक होते थे निःशुल्क अपने लेटर अपनी फैमिलीज को भेज सकते थे, लेकिन अब इसमें लाया गया कि सैनिकों को भी टिकट लगाना पड़ेगा, उसमें भी पैसे देने पड़ेंगे, 2 पैसे 4 पैसे का जो टिकट होता था, ठीक है। तो ये भेदभाव यहां पर देखने को मिलने लगा। यार क्या 1857 की क्रांति पहली क्रांति थी? इससे पहले कुछ नहीं हुआ? नहीं, इससे पहले छोटे मोटे बहुत सारे विद्रोह सैनिकों के द्वारा हो चुके थे। फॉर एग्जांपल मुनरो की एक बटालियन ने विद्रोह किया 1764 में, 1806 में वेल्लोर विद्रोह हुआ, है ना। 1824 में बैरकपुर के 47वीं रेजिमेंट ने विद्रोह किया। क्यों? क्योंकि उन्हें समुद्र से पार नहीं जाना था, ठीक है। तो ये सारे विद्रोह आपको मिल जाएंगे, पीडीएफ में पढ़िएगा, आराम से आपको चीजें देखने को मिल जाएगी। तो पहली बात ये, एक बात और क्लियर कीजिए कि 1857 का विद्रोह पहला बड़ा विद्रोह था, लेकिन पहला विद्रोह नहीं था। समझ गए? चलिए आगे चलते। ये सारी बातें हमने देख ली। फिर इन सब पर कठोर प्रहार करने का काम किया तात्कालिक कारण ने। तात्कालिक कारण क्या था सर? एनफील्ड राइफल, है ना। ब्राउन बेस चलती थी पहले, इनको रिप्लेस किया जाना था नई एनफील्ड राइफल से। 1856 में इसका प्रयोग शुरू हुआ। वुलिच शस्त्रागार में इनका निर्माण होता था। याद रखिएगा, छोटे छोटे फैक्ट पूछ लिए जाते हैं। बुलेट का बाह्य आवरण, जिसे लोड करने से पहले मुंह से काटना पड़ता था, ऐसी अफवाह, ऐसी
खबरें थी कि ये गाय और सुअर के चर्बी के लेप से बनते थे, है ना। तो जब आप गाय और सुअर का लगा लेप बुलेट से मुंह से हटाएंगे तो गाय क्या है भाई साहब, हिंदुओं के लिए पवित्र है और सुअर मुस्लिमों के लिए हराम है। तो जब आपके मुंह में गाय का या सुअर का चर्बी जाएगी तो आप दोनों का धर्म भ्रष्ट होता है। तो फिर इससे क्या हुआ, गहरा रोष उत्पन्न हुआ हमारे सैनिकों में। राइट, एनफील्ड राइफल की घटना हम सब जानते हैं क्या हुआ। 23 जनवरी 1857 दमदमा कलकत्ता, चर्बी वाले कारतूस की जानकारी या अफवाह जो भी आप कहे पहुंची। 26 फरवरी 1857 को 19वीं इन्फेंट्री ने नई राइफल का उपयोग करने से इनकार कर दिया। 29 मार्च को बैरकपुर बंगाल मंगल पांडे 34वीं इन्फेंट्री के थे, मंगल पांडे ने कारतूस का उपयोग करने से मना किया। ह्यूसन और बाउ की हत्या कर दी, है ना। और 8 अप्रैल को उनको फांसी दे दी गई। इनको पकड़ा किसने, गिरफ्तार किसने किया, शेख पलटू के द्वारा गिरफ्तार किया गया। मंगल पांडे को 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई थी दोस्तों, और 21 अप्रैल को इनके साथी थे ईश्वरी प्रसाद पांडे, उनको भी फांसी दे दी गई थी। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, फैक्ट है, एग्जाम में कई कई बार पूछे जा चुके हैं और यकीन मानिए आगे भी पूछे जाते रहेंगे। ठीक है, तो अगला आगे देखें हम। अब क्या हुआ, 24 अप्रैल 1857 मेरठ की घुड़सवार बटालियन ने कारतूस के उपयोग करने से इनकार किया और इस वजह से 85 लोगों को बंदी बना दिया। अब क्रांति का प्रारंभ होता है 10 मई 1857 से। हालांकि ध्यान रखिए, क्रांतिकारियों ने डिसाइड किया था कि यार 31 मई 1857 से हम क्रांति करेंगे, लेकिन मेरठ के सैनिकों ने खुला विद्रोह कर दिया 10 मई से। इस वजह से ये भी एक रीजन रहा कि हमारा 1857 का विद्रोह सफल नहीं हो सका। इवेंचुअली हम जिस मकसद को पाना चाहते थे वो पा नहीं सके, क्योंकि हमने 20 दिन पहले ही हमें जो तैयारियां करनी थी, जो प्लानिंग करनी थी, वो नहीं हो पाई, है ना। और जब शुरू कर दिया था तो पीछे हट नहीं सकते थे। तो मेरठ के सैनिकों ने 85 साथियों को छुड़ा लिया, दिल्ली की ओर कूच किया और यहीं से क्रांति का आरंभ हुआ। ठीक है, समय से पहले विस्फोट हो गया। क्रांति की योजना बनाई थी इन्होंने, कमल का फूल और रोटी चपाती को संदेश देने के लिए यूज किया था। ठीक है, अब अगर हम बात करें प्रसार की, असफलता की और परिणाम की, अभी हमें इनके स्वरूप की भी बात करनी है। कौन कौन से विद्वानों ने किस किस तरह का बताया है वो सारी बात करेंगे। मैंने क्या कहा यार, एग्जाम के लिए जो भी इंपॉर्टेंट है सब पढ़ लेंगे। राइट, दिल्ली पहुंचे भाई साहब, 10 मई को निकले थे। अब यहाँ पे व्हाइट पेन चलेगा नहीं, ब्लैक चला दे, ब्लैक चला दे। 10 मई को निकले मेरठ से, 11 को दिल्ली में प्रवेश किया, 12 को दिल्ली पे अधिकार, है ना। बहादुर शाह जफर जो उस समय 82 वर्ष के थे, अपना सम्राट घोषित किया, एक तरह से औपचारिक सम्राट, और सम्राट से कहा कि आप 10 सदस्यों की एक समिति बनाइए। सम्राट ने 10 सदस्यों की समिति बनाई जिसके द्वारा शासन का संचालन करना था। इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया बख्त खां को। बख्त खां अवध के तोपखाने के सूबेदार थे। साहिब आलम बहादुर इनको उपाधि दी गई। 59 में इनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन बख्त खां ने बहुत क्या किया, नेतृत्व किया यहाँ पर क्रांति का। राइट, लेफ्टिनेंट विलोबी ने दिल्ली शस्त्रागार में आग लगाई, है ना। उनको लगा कि इनके हाथ अगर हमारे शस्त्र लग गए तो और ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, उसने दिल्ली शस्त्रागार में आग लगा दी। हमारे क्रांतिकारियों ने 25 अगस्त को आजमगढ़ घोषणा में समर्थन की अपील की, सभी से समर्थन की अपील की। कैनिंग की नाकाबंदी गोरखा और सिख बटालियन को लेकर आया, कश्मीर की सेना का प्रयोग किया। कैनिंग आया घेरने के लिए, जॉन निकोलसन और हडसन आए, इन्होंने दमन किया। इस दमन के दौरान निकोलसन मारा भी गया और 20 सितंबर को दिल्ली पर इन्होंने वापस से अधिकार कर लिया। हडसन ने शहजादा मिर्जा मुगल को, ख्वाजा सुल्तान को और जफर के पोते अबू बकर को लाल किले के सामने गोली मार दी। हडसन ने बहुत नरसंहार किया। बहादुर शाह जफर और उनकी बीवी, उनकी महारानी जीनत महल को गिरफ्तार किया, रंगून निर्वासित कर दिया। 1862 में जफर की वहां पर मृत्यु हो गई, है ना। ये जो हडसन ने नरसंहार किया, एल्फिंस्टन ने कहा कि यार ये नरसंहार तो नादिर शाह के आक्रमण जैसा है। एल्फिंस्टन ने इसकी तुलना नादिर शाह के आक्रमण से की थी, है ना। तो ये वाली बातें किसी किसी एग्जाम में कभी कभी पूछ ली जाती हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए।
आगे चले, अवध और लखनऊ में, अवध बंगाल सेना की नर्सरी थे ये, वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर विलय कर दिया था, हमने देखा। 30 मई को लखनऊ में विद्रोह का आगाज, बुलंदशहर में वलीदाद खां और बिजनौर में जाट शहमल ने किया। जुलाई में ये लोग वापस पराजित हो गए, है ना। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने 4 अगस्त को नाबालिग पुत्र क्या नाम था इसका यार, बिरजिस कादिर, इसको नवाब घोषित किया। चिन्हट का युद्ध हुआ, बरकत अहमद और अहमदुल्ला ने चीफ कमिश्नरी हेनरी लॉरेंस को हराया और लॉरेंस की मृत्यु हो गई। हेवलॉक और आउटरम को भी इसमें कैद किया गया। सारी चीजें मैंने इस तरह से ली है। ये सेशन करने के बाद जब आप इस पीडीएफ को एक बार देख भर लेंगे, आपका रिवीजन हो जाएगा, कुछ भी छूटा नहीं है, सब कुछ हो गया है। नए सेनापति कॉलिन कैम्पबेल बना और 1857 नवंबर गोरखा सेनापति जंग बहादुर की सहायता से इसने वापस लखनऊ पर कब्जा कर लिया, मार्च 1858। ठीक है। बेगम हजरत महल जो थी वो नेपाल चली गई। तो आपको ध्यान रखना है लखनऊ में किसने नेतृत्व किया, बुलंदशहर वाले रीजन में, अवध वाले रीजन में किसने नेतृत्व किया, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। चलिए फिर कानपुर, नाना साहब दोंडुपन, है ना, पेंशन बंद हो गई थी। इनके साथ में थे तात्या टोपे और टोपे के साथ थे उनके वकील अजीजुल्ला खां, इन सब ने किया। इस क्षेत्र में अजीजान नामक एक वेश्या थी, उन्होंने भी क्रांतिकारियों का समर्थन किया। 25 जून को कमांडर ने, जो व्हीलर था, उसने कहा कि भाई मैं क्रांतिकारियों के सामने क्या करता हूं, सरेंडर करता हूं, हमें जिंदा छोड़ दो। चलो ठीक है, जिंदा छोड़ देंगे। उन्हें रवाना किया कि इलाहाबाद पहुंचा दो हमें सुरक्षित, है ना। कहा गया कि ठीक है आपको सुरक्षित इलाहाबाद पहुंचा देंगे। उन्हें सती चौरा घाट से निकाला, लेकिन भीड़ ने उनको घेर लिया और बीबी घर में उनको कैद करके उनकी हत्या कर दी गई। तो बीबीघर हत्याकांड इसको कहा जाता है। कहां पर हुआ? कानपुर में हुआ 1857 की क्रांति के दौरान, है ना। आउटरम ने फिर यहाँ पर दमन किया। 6 दिसंबर 1857 को कैंपबेल द्वारा पुनः नियंत्रण किया गया और जो नाना साहब थे वो नेपाल चले गए। ठीक है। बरेली में नेतृत्व किया खान बहादुर खान ने। बख्त खां यहाँ का सेनापति था। ठीक है। वो जो दिल्ली चलाई गया था, है ना। अंग्रेजों में दमन किसने किया? विंसेंट ऑर्थर ने किया। आयर नहीं है, विंसेंट ऑर्थर ने दमन किया। ठीक है। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला खान थे, जिहाद घोषित किया इन्होंने, डंका शाह की उपाधि ली, 50,000 का इनाम इनके ऊपर रखा गया। जनरल रेनार्ड ने यहाँ पे क्या किया? दमन किया। उत्तरी भारत का सबसे बड़ा शत्रु कौन था? मौलवी अहमदुल्ला खान, ये होम्स ने कहा था। चलिए फिर झांसी की हम बात करें, रानी लक्ष्मीबाई, मनुबाई छबीली इनका नाम था। 1828 में कहीं कहीं मिलता है 1835 में वाराणसी में इनका जन्म हुआ। दत्तक पुत्र दामोदर राव, इनको उत्तराधिकारी नहीं माना था, गंगाधर राव की पत्नी ये थी। 4 जून को हवलदार गुरबख्श, इनके नेतृत्व में क्रांति हुई। 4 जून को हवलदार गुरबख्श सिंह के द्वारा खजाने पर अधिकार कर लिया गया। 7 जून को काले खां और मोहम्मद हुसैन ने किले पर कब्जा कर लिया महारानी के नेतृत्व में, है ना। प्रतिरोध हुआ 24 मार्च को। झांसी की तोप जो थी धनगर्ज, है ना, या घनगर्ज, इससे गुलाम घोष ने हमला किया, अंग्रेजों को क्षति पहुंचाई। 3-4 अप्रैल को स्मिथ व रोज ने वापस कब्जा कर लिया। 3-4 अप्रैल को ह्यूरोज और स्मिथ के द्वारा किले पर वापस कब्जा। 23 मई को कालपी में रानी पराजित हुई। यहाँ से ग्वालियर चले गए, तात्या टोपे की सहायता से ग्वालियर पहुंची रानी। ग्वालियर का जो शासक था जयाजी राव सिंधिया, ये अंग्रेजों का स्वामी भक्त था, अंग्रेजों के सपोर्ट में था। इसने कहा, रानी ने कहा कि भाई हमें सपोर्ट करो। इसने कहा सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन सैनिक, इसकी जो सेना थी जयाजी राव की, इसकी सेना रानी के साथ हो गई थी, झांसी की रानी के साथ। अब जयाजी राव अकेला बच गया, भाग गया। कहां पर? अंग्रेजों के पास में। ठीक है। तो लेकिन इनका जो मंत्री था अमरचंद बाठिया, इन्होंने खजाने खोल दिए रानी के लिए कि रानी जी जो हो सके सब करेंगे। ह्यूरोज और स्मिथ ने घेरा डाला, रानी को मृत्यु हुई, रानी वीरगति को प्राप्त हुई, है ना। और तात्या टोपे मान सिंह नरूका के विश्वासघात से गिरफ्तार हुए। 18 अप्रैल को उनको भी शिवपुर में मध्य प्रदेश में फांसी दे दी गई थी। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, एक एक चीज एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश अधिकारियों ने क्या कहा था रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में? ह्यूरोज ने कहा था यार क्रांति में अकेली मर्द थी ना, वो झांसी की रानी थी। और स्मिथ ने कहा स्वतंत्रता सेनानियों में सबसे योग्य अगर कोई था तो वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, है ना। तो उन्होंने बहुत
शौर्य के साथ, बहुत वीरता के साथ अंग्रेजों का सामना किया था। देखिए एक एक जगह की बात हम बहुत स्पीड में, बहुत डिटेल में सब कुछ कर रहे हैं। बिहार में दानापुर छावनी या दीनापुर छावनी किसने नेतृत्व किया? बाबू कुंवर सिंह ने। 80 वर्ष के जमींदार थे। अंग्रेजों ने इनकी संपत्ति, वही संपत्ति जब्त, इनाम आयोग है ना, अंग्रेजों ने संपत्ति जब्त कर ली थी, इस वजह से गुस्से में थे। मिलमैन, डेम्स, मार्केर को पराजित किया। डगलस से लड़ रहे थे, हाथ काटा, हाथ पे लगी, हाथ काटकर गंगा में बहा दिया। 1858 9 मई में इनकी मृत्यु हो गई। फिर इनके भाई अमर सिंह ने इसका नेतृत्व संभाला। दमन किसने किया? विलियम टेलर और विंसेंट आर्थर ने दमन किया। इलाहाबाद में लियाकत अली ने नेतृत्व किया था दोस्तों, दमन किया जनरल नील के द्वारा। ठीक है। सतारा में रंगो बापूजी गुप्ते ने नेतृत्व किया, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी दूसरे विद्रोह के केंद्र थे सॉरी, और विद्रोही नेता थे। यहां से क्वेश्चन जनरली कभी कभी पूछ लिया जाता है। मेरठ में कदम सिंह, हरियाणा में राव तुलाराम, सुल्तानपुर में शहीद हसन, रामगढ़ में रानी अवंतीबाई, गोरखपुर में गजाधर सिंह, मथुरा में देवी सिंह, सतारा में रंगो बापूजी गुप्ते हमने पढ़ लिया। हैदराबाद में सोनाजी पंत और रंगाराव पांगे, कर्नाटक में भीमराव मुंडरगी, रामचंद्र राव, कोयम्बटूर में मुलबग स्वामी, केरल में विजय पुदारत, कुंजी माता, मुल्ला सचिव कौनजी, ये सारे लोग थे, है ना। इसके अलावा और यहाँ पर आप देखते हैं मद्रास, असम, मणिपुर, ये सारे आप देखेंगे, आपको सब चीजें मिल जाएगी। क्रांति का प्रसार संपूर्ण भारत में हुआ। उत्तरी भारत में व्यापक प्रसार था, जबकि दक्षिण भारत में इसका प्रभाव न्यून था। पंजाब और कश्मीर में क्रांति का प्रभाव लगभग नगण्य रहा। बात सही है। चलिए, असफलता के क्या कारण थे? असफलता के कारण थे योजना और संगठन का अभाव। इसका एक बड़ा रीजन क्या था? हमने 10 मई को शुरू कर दिया था, 31 मई को शुरू करते तो शायद थोड़ा ज्यादा संगठित रूप से, ज्यादा योजनाबद्ध तरीके से काम कर पाते, है ना। समय से पूर्व आरंभ कर दिया था। जीबी मॉलसेन ने कहा था कि यह एक प्रमुख कारण था भाई साहब। हमारे पास अनुशासन की कमी थी, प्रशिक्षण यूरोपियों की तरह नहीं था, आधुनिक हथियारों की कमी थी, अंग्रेजों को तकनीकी लाभ मिला, रेल, डाक, तार जैसी आधुनिक संचार और परिवहन सुविधाएं क्रांति के दमन में निर्णायक बनी। भारतीयों में आपसी द्वेष था, हर वर्ग प्रतिद्वंदी के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा था। स्वामी विवेकानंद ने भी योग्य नेतृत्व के अभाव की बात की। जॉन लॉरेंस ने कहा था अगर भारतीयों के पास एक योग्य नेता होता तो हम हार जाते, है ना। यार सोचो, 1857 में आजाद हो जाते अगर, तो हमारा भारत विकसित भारत हो चुका होता क्या? 100 साल तो हो ही जाते ना, है ना। चलिए, फिर असफलता के कारणों में और क्या था? साहूकार और व्यापारी। हमें किनका समर्थन नहीं मिला? साहूकार और व्यापारी। व्यापारी इसलिए साहूकार इसलिए क्योंकि साहूकारों को उनके ऋण एक तो वापस नहीं मिल रहे थे, किसान के विरुद्ध हो गए थे इस वजह से, और व्यापारियों को इस वजह से कि क्रांति की वजह से उनके उत्पादों को, उनके व्यापार को नुकसान हो रहा था, तो क्रांति में भाग नहीं लिया। जो थोड़ा बहुत शिक्षित वर्ग था वो क्रांति में मुखर विरोधी था, है ना। ये अंग्रेजों को अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त थे और अंग्रेजों के सपोर्ट में थे। इनको लगता था कि यार पुरानी व्यवस्था अगर वापस आ गई, वही राजा महाराजा, है ना, वही सारी चीजें आ गई तो फिर से दिक्कत है। अंग्रेज क्या है? अंग्रेज आधुनिक विचारधारा के पोषक है, वो स्वतंत्रता की, समानता की बात करने वाले हैं। हालांकि यहाँ पे था नहीं, लेकिन मध्यम वर्ग जो था, जो शिक्षा प्राप्त, अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त वर्ग था, उनका मानना था कि क्रांति नहीं होनी चाहिए। दलितों ने नहीं साथ दिया। थोड़े बहुत अपवाद थे, जैसे शहीद बाबा आजमगढ़ के, रंजीत बाबा, माता दीन हरिजन, पूर्ण कोरी, ये कुछ क्या थे? अपवाद थे। बाकी दलित वर्ग का भी सहायता हमें नहीं मिली क्रांति के दौरान। और इसके अलावा अंग्रेजों की राजभक्त रियासतें थी यार, सारा बेड़ा गर्क तो इन्होंने कर दिया। ग्वालियर का मंत्री दिनकर राव, हमने देखा जयाजी राव सिंधिया भाग गया था। हैदराबाद का मंत्री सालार जंग, नेपाल का जंग बहादुर, ये सारे अंग्रेजों के समर्थक, है ना। कश्मीर का गुलाब सिंह ने तो ये आदेश दे दिया था अगर कश्मीर में कोई क्रांतिकारी नजर आए तो गोली मार दो, बताओ। और पंजाब, गोरखा और मद्रास की सेना अंग्रेजों के पक्ष में लड़ी, ठीक है।
तो ये सारी बातें हैं। क्या कहा, देखो तूफान को रोकने में यह हमारे लिए बांध का कार्य कर रहे थे। लॉर्ड कैनिंग के शब्द है, अगर सिंधिया नहीं होता तो हम हार जाते। ठीक है, तो सिंधिया गड़बड़ कर दी। चलिए, फिर क्रांति का परिणाम क्या हुआ? अब हमने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ, गवर्नर जनरल की विस्तारवादी नीतियों को समाप्त कर दिया गया, राज्य की हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स को, ताज का शासन क्राउन रूल आया, बेटर गवर्नमेंट एक्ट 1858 में लेकर आया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त, सीधे ब्रिटिश सरकार के हाथों में भारत का शासन चला गया, गवर्नर जनरल को वायसराय कर दिया गया, कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय नियुक्त हुआ। राइट, चलिए, क्रांति के प्रभाव हमने बात की, राज्य की हड़प नीति को समाप्त कर दिया, फूट डालो राज करो की नीति को अपनाया, हिंदू मुस्लिम, अब यहां से ये और घटिया तरीके पे आ जाएंगे, हिंदू मुस्लिमों को लड़ाकर भारत को बांटने का काम, सामाजिक और धार्मिक तटस्थता रखने की बात कही। इन्होंने कहा कि भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ईसाई मिशनरियों को संरक्षण देना बंद कर दिया, है ना, और उपद्रवियों के प्रति नीति अपनाई, उदारता की नीति अपनाई, उनको छोड़ दिया गया, ज्यादा उन पर बहुत ज्यादा चीजें नहीं की गई। इस वजह से इंग्लैंड में कैनिंग को दयालु कैनिंग कहकर उसका मजाक भी उड़ाया गया, है ना। ये सारी बातें थी। फिर महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र आता है 1 नवंबर 1858 को, उस समय प्रधानमंत्री विस्काउंट पाम्पस्टन था, इसके हस्ताक्षर से तैयार किया गया। कैनिंग ने इसे इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़कर सुनाया। कैनिंग ने कहा कि भारतीयों के साथ बिना भेदभाव के केवल योग्यता के आधार पर पद दिए जाएंगे, और 1861 में फिर इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट लेकर आया, है ना। इसके अंतर्गत वर्ष में एक बार लंदन में सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करवाई जाने लगी। अभी भी लंदन में है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कम से कम भारतीयों के लिए ये रास्ता खोला गया था 1861 से। पील आयोग आया, सेना में परिवर्तन, सेना की संख्या में परिवर्तन किया गया। भारतीय सैनिक जहां पर पहले 2,38,000 थे, अब 1,40,000 कर दिए गए। यूरोपीय सैनिकों को 45,000 से बढ़ाकर 60,000 किया गया। बंगाल की सेना में जो सैनिकों का अनुपात था, 2 भारतीय सैनिक होंगे, 1 यूरोपीय सैनिक होगा, है ना, अनुपात को थोड़ा मेंटेन किया गया। मद्रास और बंबई में 3 भारतीय सैनिकों पर 1 यूरोपियन सैनिक रखा जाएगा, है ना। तोपखाना और सेना के बड़े पद केवल यूरोपियों के लिए सुरक्षित रखे गए। क्षेत्रीय व जातीय आधार पर सैनिक रेजिमेंट बनाई जाने लगी ताकि भविष्य में सैन्य एकजुटता को रोका जा सके। पील आयोग आपने पढ़ लिया है। अब बहुत सारे विद्वानों ने, इतिहासकारों ने इस क्रांति पर लिखा है। अंग्रेजों ने इस क्रांति को किस तरह का, इसके नेचर को कैसा बताया, भारतीयों ने इसका नेचर कैसा बताया, वो सारी बात करते हैं। सैनिक विद्रोह किस किसने बताया? जॉन सीले, लॉरेंस, होम्स, ट्रेविलियन, है ना। मात्र सैनिकों का स्वार्थ था, राष्ट्रभक्ति और स्थानीय नेतृत्व का अभाव था, इन लोगों ने ये कहा। धर्म का संघर्ष या सभ्यता का संघर्ष बताया रॉबर्ट्स ने, कूपलैंड ने, होम्स ने या रीज ने। इन्होंने कहा ईसाई बनाम धर्मांध, गोरे बनाम काले या मुस्लिम षड्यंत्र ये था। सामंती प्रक्रिया मेलिसन और पर्सिवल स्पीयर ने कहा, ठीक है, रजवाड़ों द्वारा पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना का प्रयास किया गया था। जन विद्रोह किसने कहा? डिज़रायली ने, कार्ल मार्क्स ने, अशोक मेहता ने, वीडी सावरकर ने। सामंती प्रक्रिया नेहरू जी ने सामंती प्रक्रिया माना था, है ना। तो राष्ट्रीय स्तर का स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? डिज़रायली, कार्ल मार्क्स, अशोक मेहता, विनायक दामोदर सावरकर। ये एक स्लाइड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब इनको थोड़ा सा और डिटेल में देखना चाहिए। देखिए, ये अंग्रेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। जॉन सीले ने क्या कहा? राष्ट्रभक्ति रहित स्वार्थी सैनिक विद्रोह था जिसमें स्थानीय नेतृत्व का अभाव था। चार्ल्स रेक्स ने क्या कहा? आरंभ सैनिक विद्रोह के रूप में, मगर आगे चलकर जन विद्रोह बन गया था। JW केई ने एक पुस्तक लिखी, ए हिस्ट्री ऑफ द सिपॉय वॉर इन इंडिया 1864 में। बाद में मेलिसन ने इसे हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी के नाम से प्रकाशित किया। रॉबर्टसन ने कहा कि तात्कालिक चर्बी वाले कारतूसों की वजह से यह विद्रोह हुआ था। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, सर सैयद अहमद खां पहले भारतीय थे जिन्होंने 1857 की क्रांति पर कुछ लिखा, बुक लिखी। पहली बात आपको ध्यान रखनी है। बिजनौर के सदर अमीन थे,
है ना, इनकी पुस्तक आई थी 1858 में, असबाब बगावत हिंद, हिंद में बगावत होने के रीजन, ऐसे ऑन कॉजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट, उर्दू में लिखी थी इन्होंने, ध्यान रखिएगा, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट अबाउट सर सैयद अहमद खान, राइट। डब्ल्यू कैरी की पुस्तक सिपोय रेबेलियन से प्रभावित होकर इन्होंने इसे 1857 की क्रांति को सैनिक विद्रोह माना था। बस इतना सा ध्यान रखना है। सर सैयद अहमद खान पहले भारतीय व्यक्ति जिन्होंने इस पर लिखा। किताब का नाम 1858 में आई, उर्दू में लिखा असबाब बगावत हिंद, और डब्ल्यू कैरी की सिपोय रेबेलियन से प्रभावित होकर इन्होंने 1857 की क्रांति को सैनिक विद्रोह के रूप में देखा था। सही बात है, आगे चलें। फिर धार्मिक मत के रूप में किसने देखा? रॉबर्ट्स और कुपलैंड, मेलिसन टेलर, गुडेक्स, आउटरम। आउटरम ने कहा मुस्लिम षड्यंत्र था, हिंदू शिकायतों का फायदा उठाकर इन्होंने, मुस्लिमों ने क्या किया? अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र किया। धार्मिक मत का खंडन करने वाले व्यक्ति मौलाना आजाद थे, है ना। सुरेंद्र नाथ सेन भारतीय सरकार के इतिहासकार थे, मतलब आधिकारिक इतिहासकार, मतलब भारत सरकार उस एस्पेक्ट को मानती है जो सेन ने लिखा, या भारत सरकार के एस्पेक्ट को सेन ने लिखा, है ना। तो सेन ने जो किताब लिखी 1857, उस किताब की प्रस्तावना लिखी थी मौलाना आजाद ने, और इस प्रस्तावना में मौलाना आजाद ने 1857 की क्रांति को धार्मिक क्रांति के रूप में खंडन किया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बात समझ में आ गई? अभी सुरेंद्र नाथ सेन के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा आगे करेंगे। सभ्यता का संघर्ष किसने कहा? रीज ने, होम्स ने, केई ने, व्हीलर ने, नॉट इंपॉर्टेंट। सामंती मत किसने कहा? पर्सिवल स्पीयर। पर्सिवल स्पीयर ने कहा रजवाड़ों द्वारा पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना का अंतिम प्रयास किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट एक और, नेहरू जी ने कहा स्थानीय सामंतों का नेतृत्व था और उन्होंने जनता की भावनाओं का उपयोग किया इस विद्रोह को भड़काने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, सामंती समझ में आ गया आपको। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जॉन ब्रूस नॉर्टन ने लिखा। टॉपिक्स ऑफ इंडियन स्टेट्समैन, इसमें इसने जन विद्रोह कहा। डिज़रायली ने लिखा यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, सैनिक केवल इसका माध्यम थे। कार्ल मार्क्स ने इसको राष्ट्रीय क्रांति कहा। अशोक मेहता ने लिखी द ग्रेट रेबेलियन 1857, इसमें इन्होंने राष्ट्रीय विद्रोह कहा। पीसी जोशी, पूर्ण चंद्र जोशी ने देशी सामंतवाद व साम्राज्य के विरुद्ध किसानों का विद्रोह लिखा। सबसे इंपॉर्टेंट, विनायक दामोदर सावरकर ने 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। इन्होंने किताब लिखी थी मराठी में, द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, 1909 में लिखी थी। आचार्य एवं मैडम कामा द्वारा फ्रांस में इसका अनुवाद किया गया, मराठी से इंग्लिश में या फ्रेंच में। ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रतिबंधित किया गया। तो डॉन क्विजोट, पीकविक पेपर और स्कॉटिश पेपर, मतलब दूसरी किताबों के कवर लगा लगाकर इस किताब को भारत पहुंचाया गया था, है ना। और वैलेंटाइन शिरोन की क्या थी टिप्पणी थी, घृणा परोसी गई तथा तथ्यों का विकृत मिश्रण किया गया। इस किताब के बारे में वैलेंटाइन शिरोल ने कहा था। वैलेंटाइन शिरोल ही वह व्यक्ति था जिसने अपनी किताब में बाल गंगाधर तिलक, है ना, बीजी तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था, जिससे लड़ने के लिए, केस लड़ने के लिए तिलक कहाँ चले गए थे? लंदन चले गए थे, और यहाँ पर उनका होम रूल लीग जो था उसकी गति बुरी हो गई थी। क्या यार तिलक यार, है ना, मुझे थोड़ा सा यहाँ पे लगता है कि आप नहीं जाते, इतना तो सह लेते यार, है ना। भारत को आपकी जरूरत ज्यादा थी। खैर कोई नहीं, हम थोड़ा लेट हो गए आजादी पाने, जो लिखा था वही हुआ। ठीक है, सरकारी इतिहासकार थे सुरेंद्र नाथ सेन। इन्होंने किताब लिखी 1857। इसे पूर्णतः राष्ट्रीय संग्राम मानने से इनकार किया, लेकिन इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम माना। इंपॉर्टेंट है, इन्होंने कहा राष्ट्रीय संग्राम नहीं था, स्वतंत्रता संग्राम था। जो क्रांति धर्म के नाम पर आरंभ हुई वह स्वतंत्रता संग्राम पर समाप्त हुई। पट्टाभी सीतारमैया और ईश्वरी प्रसाद ने भी इसे क्या माना? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना। फिर आर.सी. मजूमदार एक इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, ये कहते हैं, इन्होंने किताब लिखी द सिपोय म्यूटिनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857, ब्रिटिश पैरामाउंसी एंड द इंडियन रेनेसांस, है ना। यह तथाकथित प्रथम स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम है, न स्वतंत्रता संग्राम है, और न ही राष्ट्रीय है। इन्होंने कहा ना तो ये पहला है, हमने इतने सारे सैनिक विद्रोह देखे थे ना शुरू में, तो इन्होंने कहा ना तो ये पहला संग्राम,
ना ये स्वतंत्रता संग्राम में। किसी को आजादी मतलब में हर वर्ग अपने अलग उद्देश्य की वजह से अंग्रेजों से लड़ रहा था। किसान ऋण जाल से परेशान थे, जमींदार अपनी जमींदारी छिन जाने से परेशान थे, राजा रजवाड़े अपना अधिकार चले जाने से परेशान थे, सैनिक अपने भेदभाव की वजह से परेशान थे। इन्होंने कहा यह स्वतंत्रता संग्राम नहीं था, ठीक है, आजादी किसी को नहीं चाहिए थी, अपने अपने उद्देश्यों से सब लड़ रहे थे, ठीक है। और राष्ट्रीय संग्राम कहां था? पंजाब और कश्मीर कहां थे क्रांति में? दक्षिण भारत कहां था क्रांति में? तो राष्ट्रीय भी नहीं था ये। आरसी मजूमदार इसको इस तरह से देखते हैं, ठीक है। तो जितनी भी बातें थी मैंने आप लोगों को समझाई। एक नए युग का अंत हुआ, एक नए राष्ट्रवाद का उदय हुआ, साम्राज्यवाद की नींव हिली, ब्रिटिश क्राउन आ गया ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह, भारतीयों में आंदोलनों को लेकर प्रेरणा मिली, आगे हम अंग्रेजों के विरुद्ध ज्यादा मुखर हो पाए, ये वो क्रांति थी, ठीक है। तो ये 1857 की क्रांति मैंने कोशिश की है एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपके लिए जितनी चीजें इंपॉर्टेंट थी सभी चीजों को शामिल करने की। अगर आप यहां तक आ गए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू दैट, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि हम इस तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम में पूछे जाते हैं हर सब्जेक्ट से उनको कवर कर सके, ठीक है। तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ। पढ़िए, पढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए। टाटा, बाय बाय, टेक केयर। हाँ, टेलीग्राम पर आपको क्या मिल जाएगी? पीडीएफ मिल जाएगी, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इस सेशन के बाद में, इसे अपलोड होने के बाद में मैं पिन कमेंट में भी कोशिश करूंगा लिंक आपको दे दूं, ठीक है। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर, जय हिंद।